हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10 का एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग पिछले दो वीडियो में हम लोग इससे जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम इस पे जितने सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज 10.1 में जितने सारे क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोल रहा है कि ग्राफ की मदद से जो 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि किस दिशा में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के पूर्व में। तो हम लोग जब मैप बनाते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यही होता है। तो नॉर्थ के पूर्व में कितना, 30 डिग्री, मतलब नॉर्थ से पूरब की ओर, ईस्ट की ओर इधर जब जाएंगे हम लोग तो कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 किलोमीटर। मतलब कि यहां से जो होगा ये 40 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ से पूरब की ओर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का। यह था रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। तो ग्राफ की मदद से जो 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है उसको ग्राफ की मदद से दर्शाना था, जबकि डायरेक्शन दिया हुआ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कि उत्तर से पूर्व की ओर 30 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर एंड वेक्टर्स। मतलब कि सेकेंड क्वेश्चन में है, classify the following measures as a scalar and vectors। जैसे कि पहला दिया हुआ है 10 kg, सेकेंड 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। थर्ड है 40 डिग्री। फोर्थ है 40 वाट। फिफ्थ है 10 टू द पावर -19 कूलम। सिक्स है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है सेकंड का। अब बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर एंड वेक्टर्स। मतलब कि जितने सारे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें से बताना है कि कौन स्केलर होगा और कौन वेक्टर होगा। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं थी इसको कह देते अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो उसको कहते हैं वेक्टर। अब अगर सिर्फ एक हो, चाहे तो डायरेक्शन हो या तो मैग्नीट्यूड हो, उसको बोलेंगे स्केलर। तो जिसमें अब ये 6 में से देखना है कि किसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब देखेंगे फर्स्ट वाला 10 केजी। 10 केजी, केजी किसका मतलब, वजन का, भार, मास का। तो 10 केजी। अब 10 केजी कहने का मतलब है कि केजी यानी कि मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 10 केजी। अब 30 डिग्री दिया हुआ, अगर यहां पे ये डायरेक्शन नहीं देता, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कुछ भी डायरेक्शन नहीं देता, तो 40 डिग्री कहां, कुछ पता नहीं पता है। तो जिसमें डायरेक्शन ना हो या तो मैग्नीट्यूड ना हो, तो लेकिन डायरेक्शन नहीं है। 40 वाट की बात करें तो वाट यूनिट है किसका, पावर का। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। 10 टू द पावर -19 कूलम, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है। अब एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा था कि स्केलर और वेक्टर का क्लासिफाई करना है, यानी कि पहचानना है कि कौन स्केलर होगा और कौन वेक्टर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, दे देगा क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर, नहीं तो क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा ये समय से और बोलेगा कि इनमें से कौन वेक्टर है। 3 स्केलर रहेगा, 1 वेक्टर रहेगा, तो पहचानना है तो वेक्टर पहचानने का सबसे आसान तरीका जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। थर्ड क्वेश्चन में भी वही है, क्लासिफाई करना है स्केलर और वेक्टर का। थर्ड क्वेश्चन उसमें भी कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें पहला दिया है टाइम पीरियड, सेकंड है डिस्टेंस, थर्ड है फोर्स, फोर्थ है वेलोसिटी, फिफ्थ है वर्क डन। अब ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है तो इसमें से पहचानना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन होगा और वेक्टर क्वांटिटी कौन होगा। तो अगर बात करें हम लोग फर्स्ट का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, अब समय की बात करें तो समय में क्या डायरेक्शन होता है? नहीं, तो टाइम पीरियड होगा, इसमें तो मैग्नीट्यूड है, मान ले दिया रहेगा 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, कुछ भी रहेगा, लेकिन डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डिस्टेंस कह दे मतलब कि डायरेक्शन इसमें फाइनाइट नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में चल दो वो डिस्टेंस हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में एक फाइनाइट पॉइंट होता है, एक फाइनाइट डायरेक्शन होता है। मान लेते हैं यहां से अगर चलना शुरू किए तो हम लोग नॉर्थ की ओर चले तो ये जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग उसका कोई फाइनाइट डायरेक्शन नहीं होता है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। फोर्स की बात करें, बल, तो बल जो होता है किसी एक फाइनाइट डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि जब बल हम लोग जैसे कि अब खींच रहे हैं, अब मान लेते हैं कि हम बोर्ड को धक्का देंगे तो एक फाइनाइट डायरेक्शन है कि इसी दिशा में दे रहे हैं। अगर हम लोग इसको ऊपर फेंक रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो मतलब कि इसको ऊपर जब फेंकेंगे तो फाइनाइट डायरेक्शन है कि ऊपर जाएगा, मतलब डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी लगा रहे हैं, 1 न्यूटन 2 न्यूटन कुछ भी, तो जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेलोसिटी की बात करें तो एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। टाइम क्या है? स्केलर है। स्केलर बटा स्केलर इज इक्वल टू स्केलर। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है, एक फाइनाइट डायरेक्शन में तय की गई दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, स्पीड होता है वो डिस्टेंस के लिए। तो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। और वर्क डन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर डी,
वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, 4 वेक्टर है। अब इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स। पहला है कोइनिशियल, दूसरा है इक्वल वेक्टर, तीसरा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब कल की वीडियो में हम पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग 6-7 टाइप्स पढ़े थे वेक्टर के। उसमें कोई इनिशियल भी था, इक्वल वेक्टर भी था, कोलिनियर वेक्टर भी था। तो इसी जो 4 वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, अब इसी 4 वेक्टर में से क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करना है कि कोई इनिशियल वेक्टर कौन होगा, इक्वल वेक्टर कौन होगा, और कोलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल ना हो। मतलब कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो यही आइडेंटिफाई करना है। तो पिछली वीडियो अगर देखे होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई इनिशियल के अगर डिफिनेशन से चलें तो कोई इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? तो कोई इनिशियल वेक्टर वैसा वेक्टर्स होता है, 1, 2 या 2 से अधिक वेक्टर, जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो एक ही हो। अब इनिशियल पॉइंट क्या होता है ये भी बताए थे। जहां से कोई वेक्टर शुरू होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पे खत्म होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। मान लेते हैं ए और बी कोई वेक्टर है, तो ए जो हो जाएगा इनिशियल पॉइंट होगा, बी होगा वो टर्मिनल पॉइंट होगा। अब इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसा कौन कौन वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट 1 है, कोई इनिशियल। तो अब देख रहे हैं वेक्टर डी यहां से शुरू हुआ है, इधर की ओर है। वेक्टर ए यहीं से शुरू हुआ है, मतलब कि, और देखें बी नहीं, सी नहीं। तो वेक्टर डी और वेक्टर ए, मतलब कि वेक्टर ए जो है और वेक्टर डी जो है, ये दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो 1 है। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोई इनिशियल वेक्टर होगा। यही आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड की बात करें तो इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? तो इक्वल वेक्टर वैसा वेक्टर्स होता है, वैसा 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर को? इक्वल वेक्टर मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बराबर हो। मतलब कि अगर मान लेते हैं ए से बी और एक है सी से डी, तो जो ए बी वेक्टर होगा उस सी डी, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन 1 होना चाहिए। अब इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन सा वेक्टर है जो इक्वल है। पहले देखेंगे डायरेक्शन सेम कौन कौन है। ए की डायरेक्शन इधर, अब इधर देख रहे हैं किसी का नहीं, सी का इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता। अब बचा बी और डी। डी का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर ही है, मतलब कि इसका और इसका डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर में हो जाएगा वेक्टर बी, और वेक्टर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल होने की शर्त क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों 1 हो, सेम हो। कोलिनियर वेक्टर समझाए थे कि पैरेलल होना चाहिए, सिर्फ पैरेलल, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। अब देखेंगे कि पैरेलल कौन है, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो इक्वल है उसको अगर हटा दें, बी डी, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, खत्म। ये दोनों तो नहीं होगा। कुछ क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल, मतलब इक्वल वाला नहीं हो। तो इक्वल बी और डी वेक्टर जो है इक्वल है। अब बचा ए और सी, ये देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो कोलिनियर में
लेकिन इक्वल नहीं हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये दोनों क्या है, कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स में बताना है, सही और गलत, सही कौन होगा और गलत कौन होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। क्या है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। क्या एक वेक्टर ए है और उसका एक नेगेटिव वेक्टर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर हो सकते हैं? कोलिनियर होने के शर्त क्या है, पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा हो उससे कोई लेने देना नहीं है। तो यहां जो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये कौन होगा, इधर की ओर। देख रहे हैं दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल होगा तो क्या होगा, कोलिनियर होगा, मतलब ये क्या हो गया, ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें सेकंड दिया है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब बताना कि क्या दो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। हम बताएं कि कोलिनियर होने के लिए सिर्फ पैरेलल होना जरूरी है, हमेशा नहीं कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी उसे कोलिनियर कहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये क्या हो गया, फॉल्स, गलत है। कोलिनियर होने के लिए जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर हो, बराबर हो जाए कोई बात नहीं, बराबर नहीं हो फिर भी कोई बात नहीं, बशर्ते कि इसका एक ही कंडीशन है कि वेक्टर हमेशा पैरेलल होना चाहिए। थर्ड है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और कोलिनियर। और चौथा क्वेश्चन है, टू कोलिनियर वेक्टर्स having the same magnitude और इक्वल। क्वेश्चन नंबर थर्ड के समझने की अगर कोशिश करें, क्या हो रहा कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और कोलिनियर। अगर बोल दे हम एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, क्या बोला, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, क्या वो कोलिनियर होगा? अब आप ही बताइए कि ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर दी, तो क्या ये दोनों कोलिनियर हो सकता है? कोलिनियर कहने का मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या ये कोलिनियर हो सकता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब बोला है कि दो कोलिनियर वेक्टर है, मतलब कि दो कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल, एक मान लेते हैं ए और एक है बी।
टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब बताइए क्या इक्वल हो सकता है? इक्वल होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपस में, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन अगर हम कोलिनियर को इस तरह से डिफाइन करें, एक का डायरेक्शन इधर और दूसरा का डायरेक्शन इधर, अब इसको बोल रहा क्या इस इक्वल वेक्टर हो सकता है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोनों का इसका ट्रू फॉल्स क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये था एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा का। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, वेक्टर से रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेहनत कीजिए और घर पे ही रहिए। थैंक यू।